हेलो एवरीवन। आज है 7 नवंबर और आज की डेली करंट अफेयर की सीरीज में हम आज राउंड 6 टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। ये रहे उन 6 टॉपिक्स का एक ग्लिम्स है जिसमें हमारा पहला टॉपिक है FATF। अब FATF के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि ये वर्ल्ड में कंट्रीज को ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट में डालता है और लिस्ट प्रिपेयर भी करता है एक्चुअली, और उसमें कंट्रीज को डालता है। अब FATF मेनली रिलेटेड है मनी लॉन्ड्रिंग से। मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग, इन दो चीज़ों से ये मेजरली रिलेटेड है। तो इसने इंडिया में जो ईडी है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, उसको प्रेज किया है कि इंडिया का जो एसेट रिकवरी फ्रेमवर्क है वो बहुत अच्छा है। और ईडी को एक मॉडल एजेंसी भी बताया है कि इस काम में ईडी बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रही है और वर्ल्ड की अलग अलग नेशंस में जो ऐसी एजेंसीज हैं उनको ईडी से सीखना चाहिए। ऑब्वियसली अपोजिशन मेंबर्स ये बात सुन करके खुश तो नहीं होंगे, पर खैर, अब जो ईडी अच्छा कर रहा है वो तो अच्छा कर ही रहा है। तो हम पहले देखते हैं ईडी के बारे में। अब ईडी क्या है? ईडी को 1957 में स्टैब्लिश किया गया था और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आती है। अब ईडी का मैंडेट क्या है? ईडी का मैंडेट है कि इसको पीएमएलए को कंप्लायंस का लाना है। मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड प्रोविजंस जो पीएमएलए एक्ट के हैं उनको एनफोर्स करना है और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट को एनफोर्स करना है। ये दो मैंडेट हैं, प्राइमरी मैंडेट है ईडी के। तो अब एफएटीएफ के बारे में देख लेते हैं। तो एफएटीएफ क्या है? एफएटीएफ को तो सबसे पहले स्टैब्लिश कब किया गया था? इसको स्टैब्लिश किया गया था 1989 में। किसने किया था? G7 ने किया था, पेरिस में। मतलब इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, मतलब कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करती हैं और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी पार्टिसिपेट कर सकती हैं। क्या इंडिया मेंबर है? हाँ, इंडिया इसका 2010 में मेंबर बना था। टोटल इसमें 39 मेंबर्स हैं, जिसमें 37 कंट्रीज हैं और दो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। एक ईयू है और एक जीसीसी मतलब गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है। कुछ ऑब्जर्वर मेंबर्स भी हैं जो याद करने की या पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब इसका ये स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर भी इम्पोर्टेंट नहीं है इसका। दूसरी चीज इम्पोर्टेंट इसमें क्या है कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? ये मनी लॉन्ड्रिंग को कॉम्बैट करता है, कि जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है, हवाला फाइनेंसिंग होती है, उनको कॉम्बैट करता है, ये उनको रोकता है। टेरर फाइनेंसिंग के अगेंस्ट काम करता है। प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन में कौन आता है? न्यूक्लियर वेपन्स आते हैं। यूरेनियम, एनरिच्ड यूरेनियम्स जिनसे न्यूक्लियर वेपन बनाए जा सकते हैं, वो भी आते हैं। अब फाइनेंशियल रेगुलेशन को अलग अलग कंट्रीज अच्छे से इम्प्लीमेंट करें, उस इसलिए उनकी कोऑपरेशन भी उसमें इंक्रीज करता है। तो ये सारी चीजें हैं इसमें। अब अलग एक और चीज क्या है, इसमें दो लिस्ट आती है, एक ब्लैक लिस्ट और एक ग्रे लिस्ट। अब ब्लैक लिस्ट क्या होती है? ब्लैक लिस्ट ऐसी लिस्ट होती है जहाँ पे ऐसी कंट्रीज जिनमें मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग हो रही है, पर वो कंट्री एफएटीएफ की गाइडलाइन से कंप्लाई करने की कोशिश कर रही है और अपने यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के अगेंस्ट रूल्स बना रही है और उसे इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे नेशंस को ग्रे लिस्ट में डाला जाता है। ब्लैक लिस्ट में क्या डाला जाता है? वो नेशन जो यहाँ पे बहुत ही हाई रिस्क है और जो कंट्री रिफ्यूज करते हैं कोऑपरेट करने के लिए, कि हमारे यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग टेरर फाइनेंसिंग हो रही है पर हम कंप्लाई भी नहीं करेंगे एफएटीएफ की गाइडलाइन से, इसलिए उन्हें ब्लैक लिस्ट में डाला जाता है। अभी रिसेंट में आपने सुना होगा कि ईरान ने अपनी पार्लियामेंट में या उन जो भी उनके हाथ होता है उसमें पास करा दिया है और ईरान के प्रेसिडेंट ने ये बताया था कि अब हम एफएटीएफ की गाइडलाइन से कंप्लाई करेंगे। तो शायद अब ईरान को भी ब्लैक लिस्ट से निकाल करके ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाए। अगर कोई कंट्री ग्रे लिस्ट में या ब्लैक लिस्ट में है तो इससे नुकसान बहुत होता है ना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है, कैपिटल आउटफ्लो कम हो जाता है। इस वजह से कंट्रीज ये इन्हें अवॉइड करती हैं। रीसेंट अपडेट आपको पता ही होगा कि पाकिस्तान को 22 में हटा दिया गया था यहाँ से। अभी कौन कौन है ब्लैक लिस्ट में? म्यांमार है और नॉर्थ कोरिया है, और इंडिया तो इसका मेंबर है ही।
तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक है, जिसको ओईसीडी पब्लिश करता है। अब ये इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक है क्या? ये वर्ल्ड में माइग्रेशन के ट्रेंड्स को बताता है। तो उसकी जो रिपोर्ट थी उसमें ये बताया गया कि जो डेवलप्ड नेशन में माइग्रेशन हो रहा था वो 4% से डिक्लाइन हुआ है। 2024 पेंडेमिक के बाद 4% से डेवलप कंट्रीज में जो माइग्रेशन हो रहा था वो डिक्लाइन हुआ है। डिक्लाइन क्यों हुआ? क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज में एंटी माइग्रेशन रूल्स लाए गए। ऐसे यूएसए में लोग, स्पेशली जब से रिपब्लिकन्स पावर में आए तब से माइग्रेशन के अगेंस्ट वो लोग ज़्यादा रहते हैं। यूरोप में भी बहुत सारी कंट्रीज हैं। यूके ने खासकर ईयू यूरोपियन यूनियन को इसलिए छोड़ दिया था माइग्रेशन के इश्यूज के कारण। तो इस वजह से डेवलप्ड कंट्रीज में माइग्रेशन 4% से डिक्लाइन हुआ है। अब ये रिपोर्ट लेके कौन आता है? ये रिपोर्ट ओईसीडी लाता है, जो कि एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। अब इसके मेंबर कौन बनते हैं? इसके मेंबर हाई इनकम कंट्रीज बनते हैं। तो क्या इंडिया इसका मेंबर है? नहीं, इंडिया इसका मेंबर नहीं, क्योंकि इंडिया एक हाई इनकम कंट्री नहीं है। तो जो हाई इनकम कंट्रीज हैं जैसे कि यूएसए हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, नीदरलैंड, इस टाइप की कंट्रीज इसके मेंबर होते हैं। इनमें 38 टोटल मेंबर्स हैं। हेडक्वार्टर मैंने आपको बता दिया, इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, 1961 में स्टैब्लिश हुई है। जो अगला टॉपिक है वो स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर 2025 है। ये एक रिपोर्ट है, नाम से ही लग रहा है इसे एफएओ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने इसे पब्लिश किया होगा। अब इसका मेन मोटिव क्या होता है? इसका मेन मोटिव होता है कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज हम करते हैं, जो भी इंसान काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, रोड बन रहा है, एयरपोर्ट बन रहा है, उसका लैंड प्रोडक्टिविटी पे क्या असर पड़ता है, इस चीज़ को एग्जामिन करता है, स्टडी करता है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, क्रॉपिंग प्रैक्टिसेस हैं, इरिगेशन प्रैक्टिसेस प्रैक्टिसेस हैं, उनसे लैंड प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन ही करेगी, इंप्रूव तो करने वाली नहीं है। ह्यूमन एक्टिविटी से नेचर को कभी कोई अच्छा बेनिफिट मिला है? नहीं मिला है। तो इसका भी नॉर्मल सा ही है कि ह्यूमन एक्टिविटी से जो लैंड प्रोडक्टिविटी है वो डिक्लाइन ही करेगी। अब इंडिया से रिलेटेड चीज़ क्या है कि इंडिया वर्स्ट अफेक्टेड कंट्रीज में आता है, जहाँ पे लैंड प्रोडक्टिविटी बहुत ही डिवास्टेटिंगली इफेक्ट हो रही है ह्यूमन एक्टिविटीज से। इसमें बताया गया कि इंडिया अराउंड 3.6 मिलियन हेक्टेयर क्रॉपलैंड है जिसको हर साल अबेंडन कर दिया जाता है डिग्रेडेशन की वजह से। वो सूटेबल ही नहीं रह जाता कि उसमें और क्रॉप्स ग्रो की जा सकें, इसलिए उन्हें अबेंडन कर दिया जाता है। अब एफएओ के बारे में देखते हैं। एफएओ क्या है? एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएन की। 1945 में स्टैब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर रोम इटली में है। कभी कभी यूपीएससी में ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि ये यूएन की एजेंसी है या नहीं है। जैसे एफएओ तो यूएन की एजेंसी है, पर क्या आईयूसीएन, मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था, क्या आईयूसीएन यूएन की एजेंसी है या नहीं है? आप कमेंट कर सकते हैं। अगला मिशन क्या है हमारा? अगला जो मिशन है हमें पढ़ना है वो है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। अब इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का मेन मोटिव क्या है? इंडिया को सेमीकंडक्टर हब बनाना। सेमीकंडक्टर में बनाने के प्रोसेस क्या होते हैं? डिज़ाइन करते हैं, फैब्रिकेशन करते हैं, असेंबली करते हैं। डिज़ाइनिंग जो होती है उसमें तो इंडिया अच्छा कर रहा है, लेकिन जो फैब्रिकेशन का पार्ट होता है, मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड पार्ट होता है सेमीकंडक्टर मेकिंग का, वहाँ पे इंडिया को इश्यूज आ रहे हैं। अब सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन क्या होता है? जब हमने एक चिप बना ली सेमीकंडक्टर को का वेफर काट लिया है, तो आपने कभी कोई आईसी देखा होगा, इंटीग्रेटेड सर्किट देखा होगा, तो उसमें सिल्वर लाइनिंग बहुत ढेर सारी होती हैं। कुछ सिलिकॉन्स उसमें सेमीकंडक्टर्स की लाइनिंग होती है, जिससे एक ट्रांजिस्टर बनता है। एक्चुअली उसी प्रोसेस को फैब्रिकेशन कहते हैं। जब आपके पास एक सेमीकंडक्टर है, उसमें आप कुछ मेटल्स का यूज़ करके, केमिकल्स का यूज़ करके, लाइट का यूज़ करके उसमें डेपोजिशन करते हैं डिफरेंट मटेरियल्स का, जिससे कि वो एक इंटीग्रेटेड सर्किट बन जाए। उसमें से कुछ अनवांटेड मटेरियल्स हैं जिसको हटाते भी हैं। तो फैब्रिकेशन में उस सेमीकंडक्टर को आप एक आईसी में कन्वर्ट करते हैं। इसलिए फैब्रिकेशन सबसे टफेस्ट पार्ट होता है सेमीकंडक्टर मेकिंग का। इसमें इंडिया लैग कर रहा है। उसके बाद असेंबलिंग तो आसान होती है। अब ये मिशन 2021 में लॉन्च किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स लॉन्च किया था। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने, बट ऑब्वियस है ये सेमीकंडक्टर का और डिस्प्ले फैब्स का इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए इंडिया में।
इंडिया को हब बनाना है सेमीकंडक्टर फैब, डिस्प्ले फैब का रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी करनी है। अब जो रिसेंट डेवलपमेंट है कि उड़ीसा ने इंडिया का पहला सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर प्लांट अपने स्टेट में स्टैब्लिश किया है। ये सिलिकॉन कार्बाइड क्या है? सिलिकॉन और कार्बन का एक कंपाउंड होता है। ठीक, सिलिकॉन कार्बाइड सिलिकॉन प्लस कार्बन का एक कंपाउंड होता है। इसको कार्बोरेंडम भी कहते हैं। इसका यूज इलेक्ट्रॉनिक्स में, रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स में यूज होता है। जैसे कि अब इसमें है सिलिकॉन कार्बाइड, तो ये सेमीकंडक्टर बनाएंगे इससे। डिजाइनिंग, फैब्रिकेशन, असेंबली, ये सारी चीजें इससे कर सकते हैं आप, ताकि एक वर्केबल सेमीकंडक्टर सिस्टम आप बना सकें। जो हमारा अगला टॉपिक है वो नेशनल जियोस्पेशियल प्लेटफॉर्म है। ये बहुत ही छोटा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इसको याद करने की या प्रेफरेंस देने की ज़रूरत नहीं है। बस इसमें ये है कि ये नेशनल जियोस्पेशियल पॉलिसी 2022 के अंदर लाया गया था। सर्वे ऑफ इंडिया इसे इम्प्लीमेंट करता है। अब सर्वे ऑफ इंडिया 1967 में स्टैब्लिश हुई थी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आती है ये। अब नेशनल जियोस्पेशियल प्लेटफॉर्म का मेन मोटिव क्या है कि ये एक सिंगल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा, जहाँ पे अलग अलग चीज़ों की जियो स्पेशियल मतलब क्या होता है? लोकेशन एक तरीके से। तो अलग अलग जो हमारे पास प्रोजेक्ट चल रहे हैं, रिसर्चेज हो रही हैं, इन सारी चीज़ों का एक एक जगह पे इन्हें कलेक्ट कर लेगा। ये इनका जियो स्पेशियल डेटा एक जगह पे कलेक्ट करेगा, इससे हमें गवर्नेंस में आसानी मिलेगी। तो जो अगला टॉपिक हमारा आता है वो है प्लूटोनियम मैनेजमेंट एंड डिस्पोजिशन एग्रीमेंट। ये यूएसए और रशिया के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था 2000 के आसपास, जो 2011 में फोर्स में आया था। इसमें करना क्या था? जो इन दोनों देशों ने कोल्ड वॉर के टाइम पे बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स स्टॉकपाइल करके रख लिए थे, जमा करके रख लिए थे, उसमें जो वेपन ग्रेड प्लूटोनियम था उसको ये लोग धीरे धीरे कम करेंगे, ऐसा इन लोगों ने प्रॉमिस किया था इस एग्रीमेंट में। पर रिसेंटली रशिया ने बोला है कि यूएसए इस एग्रीमेंट से कंप्लाई नहीं कर रहा है, और वो अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं या न्यूक्लियर ग्रेड प्लूटोनियम है उनको इफेक्टिवली कम नहीं कर रहा है, बल्कि बढ़ाया जा रहा है। आपने अभी रिसेंटली न्यूज़ में देखा होगा कि रशिया और यूएसए के बीच में न्यूक्लियर वेपन्स को बढ़ाने को लेकर के बहुत सारे इश्यूज आ गए थे, जिसके बाद यूएसए के प्रेसिडेंट ने कमेंट भी किया था कि अब यूएसए भी अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स बढ़ाने जा रहा है, क्योंकि रशिया और चाइना अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स कंसिस्टेंटली बढ़ा रहे हैं। इवन पाकिस्तान भी बढ़ा रहा है अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स। इसलिए यूएसए ने कहा था कि अब यूएसए भी अपने वॉरहेड्स बढ़ाएगा। तो ये एक छोटा सा एग्रीमेंट था उनके बीच में, जिससे रशिया ने बोला है कि अब हम इससे विथड्रॉ कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।